डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे मैं आपको फ्लो चार्ट पे लेके चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारा जो आज का फ्लो चार्ट है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आज हमने पढ़ना है प्रीपोजिशन के बारे में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे ये जो लेक्चर कंटिन्यू हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड जो हमारे आज के टॉपिक हैं वो प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के हवाले से। तो इसको हमने 1 to 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन जो होती है प्रीपोजिशन की आगे मज़ीद टाइप्स होती हैं। प्रीपोजिशन की टाइप्स होती हैं 3 टाइप्स: प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। डायरेक्शन एंड मूवमेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि आर्टिकल की मज़ीद आगे 2 टाइप्स होती हैं: इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद कंजक्शन और इंटरजेक्शन के टॉपिक को भी मज़ीद ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच का फाइनल लेक्चर है, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं सुने तो आप उनको काइंडली ज़रूर सुनिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन क्या होती है। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन का पर्पज़ क्या है और प्रीपोजिशन का यूज़ क्या है। इट डिनोट्स अ प्लेस, टाइम और डायरेक्शन ऑफ एनी एक्शन और दैट एक्शन। तो इसका एक चीज़ आपको क्लियर आनी चाहिए कि जो प्रीपोजिशन होती है वो हमें किसी भी जगह, किसी वक्त या किसी काम की डायरेक्शन, उसकी सिमत के बारे में बताती है, उसकी सिमत को एक्सप्लेन करती है। तो आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताऊँगा, इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊँगा ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। तो ये हमारा वाइट बोर्ड है, इसका आप देख लें कि सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती हैं। तो ये याद रखें आप स्टूडेंट के प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बहुत सारे इसमें एग्जांपल आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको सारी की सारी एग्जांपल तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन चंद एक आपको मैं विद सेंटेंस यूज़ के साथ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है। ये हमें बताती है कि किसी भी शख्स या जगह के मकाम का, यानी किसी जगह के हवाले से। प्लेस से ये बात स्टूडेंट क्लियर है, आपने इस बात को क्लैरिफाई करना है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से मुराद यही है कि किसी जगह के हवाले से जब हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। मसलन इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मसलन इन, उसके बाद है उसके बाद एट, इन, एट, उसके बाद है जी ऑन, ऑन, उसके बाद नियर। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूं कि ये जितने भी वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी के सारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। तो अगर इसको मैं जुमले में इस्तेमाल करूं तो मैं जस्ट यहाँ पे एक जुमला भी, एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, आप इसको देख लें। मसलन हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। मसलन मैंने लिखा शी लिव्स इन पाकिस्तान, सॉरी, शी लिव्स इन पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन, ये वर्ड हमें बता रहा है कि शी लिव्स। अगर मैं सिर्फ ये कहूँगी शी लिव्स पाकिस्तान तो ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि वो किधर रह रहा है। तो शी लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहती है। इसका मतलब ये है कि ये इन का जो इन प्रीपोजिशन है
ये हमें पाकिस्तान की लोकेशन बता रहा है, पाकिस्तान की जगह के बारे में बता रहा है। तो इसलिए इन जो है वो यहाँ पे एज अ यूज़ हो रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसी तरह आप एट की एग्जांपल भी हो सकती है, ऑन की भी हो सकती है। मसलन एट की ये हो सकती है कि वी वेटेड एट द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो दूसरी हमारे पास ब्रांच है इसी की प्रीपोजिशन ऑफ, ये फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ये कर दूं कि इसमें भी कोई तकरीबन वर्ड यही होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का आपको पता चलेगा कि टाइम के हवाले से जब ये प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे तो आपको टाइम का क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मसलन वी शैल, मसलन वी शैल go to school, we shall go to school at 7 p.m. 7:30 a.m. ये अब आप देखें कि ये जो सेंटेंस है इसमें बताया जा रहा है कि वी शैल गो टू स्कूल एट 7:30 a.m. अब इसमें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एट को। आप इस वर्ड पे फोकस करेंगे। ये एट अगर मैं निकाल दूँ तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कितने बजे वो स्कूल जा रहा है और कब तक, यानी कि एट हमें बता रहा है टाइम की लोकेशन कि वी शैल गो टू स्कूल एट 7:30 p.m. अगर मैं एट को यहाँ से निकाल रहा हूँ तो जुमला इनकम्प्लीट शो हो रहा है। इट मीन्स कि एट यहाँ पर डिनोट कर रहा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। इसी तरह इन भी हो सकता है, मतलब आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और इसी तरह ऑन भी हो सकता है। तो ये था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो इसके ये जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट कहाँ इस्तेमाल होते हैं इसकी भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। जैसा कि क्लियर है, वर्ड से क्लियर है कि डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत, कोई भी डायरेक्शन है, एंड मूवमेंट है तो इसके भी चंद वर्ड्स होते हैं। मसलन आपने ग्रामर में बेशुमार अल्फाज देखे होंगे, टूवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, अबव, बिलो, अंडर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आप इसकी मुलाजा कर लें कि मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि आप इसमें देखें कि द बर्ड इज फ्लाइंग, ये देखें द बर्ड is flying downward. The bird is flying downward. अब ये एक सेंटेंस है आपके सामने, तो इसमें मैं एक ये जो वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वर्ड हमें बताया बर्ड इज फ्लाइंग। अब परिंदा उड़ रहा है, ये नहीं पता हमें कि किधर उड़ रहा है, लेकिन जो ही हम ये वर्ड ऐड करते हैं डाउनवर्ड तो उस वक्त हमें क्लियर हो जाता है कि परिंदा नीचे की जानब उड़ रहा है। तो लिहाजा ये डाउनवर्ड यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारे के सारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी आर्टिकल के रिलेटेड है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं इसको भी हम डिनोट करते हैं। तो आर्टिकल की बेसिकल दो टाइप्स होती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले आर्टिकल का आपको पता भी होना चाहिए कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये भी बेसिकली आप ये ज़हन में रख लें कि ए यानी कि आप समझ लें आ एंड द, ये तीन जो आपको छोटे से वर्ड नज़र आते हैं ये यही आर्टिकल है। लेकिन इनके आगे मजीद जो दो टाइप से इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो इनडेफिनेट आर्टिकल ये होते हैं आ एंड एन। आ एंड एन जो है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो क्या है, वो सिर्फ दा, टी एच दा वो है। ये यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड में भी लिख देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में एक आता है आ और दूसरा है जी एन। अब इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, जो आ है, आ यूज़ होता है हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ। हमेशा कॉन्सोनेंट्स वर्ड जितने भी होते हैं उनके साथ आ यूज़ होता है, और वो वर्ड जिनके साथ वावल अरूफ होता है, वावल साउंड होती है, उसके साथ एन इस्तेमाल होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, तकरीबन आर स्टूडेंट्स का क्लियर होता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि दिस इज़ अ बुक। फॉर एग्जांपल आ की एग्जांपल, दिस इज़ अ बुक। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आ क्या है जी, इनडेफिनेट आर्टिकल है। और इसी की दूसरी एग्जांपल क्या है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ बुक की जगह मैं आपको चेंज करके यहीं से एग्जांपल बता देता हूँ। अगर बुक की जगह आ जाए ऑरेंज, ऑरेंज, तो यहाँ पे आ के बजाय क्या हो जाएगा, एन। दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका जो पहला ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ओ इज़ अ वावल साउंड, तो इसलिए ये क्या है जी, ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ था। उसके बाद है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ ये होता है कि दा। अब दा का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, दा इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। दा ये एक डेफिनेट आर्टिकल की एग्जांपल है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा किसी भी चीज़ को मजमूई तौर पर ये यूज़ होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी यूनिक। कोई भी चीज़, कोई भी ग्रुप जो है, जब उसको हम यूनिक लेते हैं, एक यूनिक मुख्तलिफ अंदाज में हम जब उसको लेते हैं, तो उस वक्त ये वर्ड यूज़ होता है दा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कहीं लिखा हो, मसलन एक प्लेनेट है हमारे पास, तकरीबन 8 प्लेनेट होते हैं पूरी यूनिवर्स में। तो इसमें जो अर्थ, जब हम अर्थ की बात करते हैं ख़ास, तो उस वक्त हम लिखते हैं द अर्थ, द अर्थ। ये अब इसी तरह आप देख लें कि द सी, द स्काई, द स्टार एटसेट्रा, इस तरह के हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये दा का यूज़ जो है वो और भी बेशुमार जगहों पे होता है। मसलन आप ये समझ सकते हैं कि बिफोर ऑर्डिनल नंबर, मसलन आप ये समझ लें, एक और एग्जांपल है कि द फर्स्ट वीक या द सेकंड पोजीशन। मसलन मैं लिख रहा हूँ ना सेकंड पोजीशन, तो अब देखें इसमें सेकंड पोजीशन, ये एक तरतीब से एक चीज़ जा रही है, हमें पता चल रहा है भाई कि इसका एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है। तो इससे पहले हमेशा आप यूज़ करेंगे, ये हम पे मेंशन कर देता हूँ, द सेकंड पोजीशन। इस तरह की जितनी भी चीज़ें तरतीब के साथ आ रही होंगी, ऑर्डिनल नंबर इनको कहा जाता है। ऑर्डिनल नंबर के से पहले हमेशा द इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप ये समझ लें कि बिफोर सिंगुलर नाउन के तौर पर भी होता है। उसके बाद जो है ये ग्रुप्स, नेम्स या सीज या आइलैंड्स और इस तरह की चीज़ों, मसलन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मसलन अगर आम किसी रिवर की बात की जाए तो आम रिवर कह सकते हैं, लेकिन जब ख़ास दरिया की बात की जाए, मसलन रावी का जिक्र है, रावी, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ रावी नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे द रावी, हम लिखेंगे जी द रावी। तो ये आप इसका भी कंसेप्ट उम्मीद है कि आपका क्लियर होगा। इसी तरह हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि उनके पीछे भी दा का हमेशा इस्तेमाल होता है। बहिरा अरब है, अरेबियन सी, तो आप सिर्फ अरेबियन सी नहीं कह सकते, द अरेबियन सी आप यहाँ पर कहेंगे। तो ये था जो है वो दा का कंसेप्ट था, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। आप इसको मज़ीद क्लियरिफाई कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ दा का यूज़ होता है और किन किन चीज़ों के साथ नहीं होता है।
और जो ख़ास चीज़ें होती हैं उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर के साथ भी इसका यूज़ करते हैं। और मैंने आपको और भी यहाँ पे बताया कि कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शन के वाले से। तो फ्लो चार्ट पे मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टूडेंट कंजक्शन के वाले से। तो कंजक्शन की यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कंजक्शन क्या होता है। यहाँ पर आप देख लें कि कंजक्शन का लफ्ज़ जो है बेसिकली इसी चीज़ से क्लियर हो रहा है कि रब्त पैदा करना, कंबाइन करना। कंजक्शन का मतलब जोड़ना। कोई भी दो फ्रेज एंड क्लास, दो सेंटेंसेस को भी आप कह सकते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है जो, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लें। मसलन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए लिखता हूँ कि टू एंड टू मेक्स 4, 2 and 2 make 4। अब यहाँ पर आप देखें 2 and 2 make 4 है। यहाँ पर ये वर्ड में फोकस करें आप इस वर्ड पे कि अगर मैं इसको काट दूँ तो 2 2 make 4, पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसका मतलब 2 एंड जब मैं लिखता हूँ दरमियान में तो ये सेंटेंस क्लियर होता है और ये इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो लिहाजा कंजक्शन यही काम करता है कि 2 and 2 इस तरह के वर्ड जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हैं कंजक्शन। एक और एग्जांपल आप देख लें कंजक्शन की। कंजक्शन की दूसरी एग्जांपल ये है कि माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड but she is healthy। but she is healthy। ये आप सेंटेंस देखें, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ कि माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड बट शी इज हेल्थी। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकस मैं आपको करा रहा हूँ वो है ये वर्ड बट, ये जो हाईलाइट किया मैंने। अब देखें इसको अगर मैं निकाल दूँ इस लफ्ज़ को मैं काट दूँ बट को, तो माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड शी इज़ हेल्थी, दो जुमले अलग-अलग हमें फील हो रहे हैं। लेकिन जो ही मैं यहाँ पे दरमियान में लिखता हूँ बट, तो अब क्या हो गया जी कि ये दोनों जुमले में कंबाइन फील हो रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड बट शी इज़ हेल्थी। तो ये इन जुमलों में एक रब्त फील हो रहा है, ये जुमले हमें कंबाइन फील हो रहे हैं। तो ये था कंजक्शन। उसके बाद फ्लो चार्ट के पे चलते हैं दोबारा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसका भी कंसेप्ट आप देख लें। वाइट बोर्ड पे दोबारा चलते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन में अगर आपको बता दूं तो इंटरजेक्शन आर द वर्ड दैट शो अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, शॉक और एक्साइटमेंट। यानी यूँ समझ लें कि ये वो अल्फाज होते हैं जो गहरा एहसास, जज्बा, हैरत, सदमा या वलवले और जोश को जाहिर करते हैं। ठीक है। मसलन आप एग्जांपल मुलाहिजा कर लें, लिखा हुआ जी कंग्रेचुलेशंस। और एक बात याद रखें, इनके आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यू हैव पास्ट, यू हैव पास्ट। ये देखें आप, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ट। अब ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें ये जो इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मसलन अगर आप किसी को कह रहे हैं यू हैव पास्ट, तो वो अगले बंदे को एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। लेकिन जब आप उसको एक्साइट से कहेंगे, एक्साइटमेंट से कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ट, तो जुमले में थोड़ी सी जान पैदा होती है। तो लिहाजा जुमला हमारा क्लियर होता है
कि भाई ठीक है वाक़तन वो बंदा इमोशन का इज़हार कर रहा है। तो ये जुमले सिर्फ इमोशंस का काम करते हैं और इन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में एक्साइटमेंट, जज्बे के हवाले से काम करते हैं। जब आप कंग्रेचुलेशन कहते हैं तो आपके इमोशन ज़ाहिर होते हैं और जो सेंटेंस होता है वो हमें कंप्लीट फील होता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल भी है इसकी, वो भी आप देख सकते हैं कि मसलन अलास आई फेल्ड, अलास आई फेल्ड, अल्लास आई फेल्ड। ये अब इसमें भी देखिए अल्लास का मतलब होता है स्टूडेंट अफसोस, कि अफसोस मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हो गया। तो अब ये वर्ड हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं, अगर वैसे आप कहेंगे आई फेल्ड तो कोई पता नहीं चलता आप खुशी से कह रहे हैं या गमी से कह रहे हैं, लेकिन आप जब कहते हैं अल्लास आई फेल्ड, मैं अफसोस कि मैं फेल हो गया, तो उस वक्त इस जुमले में जो है वो हमें एक स्ट्रेंथ फील होती है। तो लिहाजा ये था इंटरजेक्शन का टॉपिक। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो वैसे बाकी भी हमारे ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के प्रीवियस हमारे लेक्चर थे वो भी मैंने 1 to 1 आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज के हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच के सारे लेक्चर जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर तो आपने प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ये सारे लेक्चर हमारे पसंद आए हैं, सारी वीडियोस पसंद आई हैं, तो इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुंच सकता है। हमारे चैनल का बेसिक मकसद यही है कि हम एक सदका जारिया के तौर पर उन स्टूडेंट्स को जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो बाज़ दफ़ा क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते और बाज़ दफ़ा बुक्स को भी नहीं सही तरह से स्टडी कर सकते, तो उन तक हमारा ये सारा नॉलेज शिफ्ट हो ताकि वो भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।